नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में एनडीए में ही आपसी जोड़-तोड़ होने लगी है। मुकेश साहनी अपनी ही वीआईपी पार्टी में अकेले पड़ गए हैं। उनके तीनों विधायकों ने बीजेपी में शामिल होने का मन बना लिया है और इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने खत भी दिया है। बीजेपी आजकल साहनी से नाराज चल रही है। इन विधायकों के आ जाने के बाद बीजेपी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने ही सहयोगी वीआईपी पार्टी का एक तरह से आप कह सकती हैं कि उनको सबक सिखा रही है, क्योंकि वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं भाजपा के खिलाफ न केवल उतारे थे, बल्कि उन्होंने बढ़ चढ़कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भाषण भी दिया था और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लपेटने से वो नहीं चुके थे और उसी की सजा वो दे रहे हैं। क्योंकि जो अभी आज की तारीख में वीआईपी पार्टी के जो 3 विधायक हैं, उनमें से 2 का पृष्ठभूमि जो है मिश्री लाल यादव और राजू सिंह का, वो बीजेपी का पृष्ठभूमि रहा है और उनको मिलाने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी। एक तीसरी जो उनके विधायक दल की नेता हैं स्वर्णा सिंह का भी उनके पिता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी, उनके ससुर जो थे वो भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी रहे थे, उनके पति जो हैं वो इनकम टैक्स अधिकारी हैं, तो इसके लिए उनको भी मिलाना उनके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। लेकिन इस ऑपरेशन को अभी उन्होंने अंजाम दिया है, क्योंकि बिहार के बोचहा में एक उपचुनाव होना है। बोचहा एक विधानसभा क्षेत्र है अंजलि, जहां पर पिछली बार वीआईपी पार्टी के टिकट पर मुसाफिर पासवान जीते थे, जिनका निधन हो गया। इस बार वहां पर वीआईपी पार्टी को बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए भारतीय जनता पार्टी ने वहां से पूर्व विधायक बेबी कुमारी को अपना उम्मीदवार उतारा और उसके बावजूद वीआईपी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार जो है वहां से खड़ा किया है। आज उसने नॉमिनेशन भी किया है। तो उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके विधायक दल को तोड़ने की एक तरह से औपचारिकता थी, क्योंकि ये तोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं था, तो उस औपचारिकता को अभी पूरा कर दिया है। लेकिन इस पूरे काम में जो है बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी और भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल भी आज स्पीकर के चेंबर में मौजूद थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर आपको याद हो कि अरुणाचल प्रदेश में जब जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को बीजेपी ने शामिल कराया था, तो उस समय नीतीश कुमार और जनता दल यू ने कड़ा प्रतिवाद या उसकी आलोचना की थी। अब देखना यह है कि बिहार में जो जनता दल यूनाइटेड है वो इस पर कैसे क्या स्टैंड लेती है। और अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां बीरभूम में हुई हिंसा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीरभूम के रामपुर हाट में कल सुबह दर्जन भर घरों में आगजनी में 2 बच्चों समेत 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। एक स्थानीय टीएमसी नेता की हत्या के बाद यह हिंसा भड़की। आज बंगाल से लेकर दिल्ली तक इस हिंसा को लेकर राजनीति गरमाई रही। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच काफी तू-तू मैं भी हुई। इस बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले में कल स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। साथ ही कहा है कि कोई भी सबूत नष्ट नहीं होना चाहिए और हाईकोर्ट ने दिल्ली से फोरेंसिक टीम भेजकर नमूने इकट्ठा करने के भी निर्देश दिए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर दुख जताते हुए आज कहा कि उम्मीद है कि राज्य सरकार दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ली। धामी के साथ सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य, चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ समेत कई बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल हुए। पुष्कर सिंह धामी खटीमा की अपनी वो विधानसभा सीट भी हार गए थे, जो वो पहले 2 बार जीत चुके थे, 2012 और 2017 में। बावजूद इसके पार्टी ने एक बार फिर अपने युवा नेता में भरोसा जताया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है कि अगर पति अपनी पत्नी की इच्छा के खिलाफ उसके साथ शारीरिक रिश्ते बनाता है तो इसे अपराध माना जाएगा। हमारे सहयोगी निहाल किदवे इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं।
बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मामले में पति पर बलात्कार का मुकदमा चलाने की इजाजत दी। अदालत ने आईपीसी की धारा 376 के तहत आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि एक आदमी है, एक कृत्य है और एक बलात्कार है, चाहे वो एक पुरुष द्वारा महिला पर किया गया हो या पत्नी पर पति द्वारा। कोर्ट ने आगे कहा कि अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में बलात्कार करने पर पति को छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि कानून में कोई भी छूट इतनी निरपेक्ष नहीं हो सकती कि वो समाज के खिलाफ अपराध करने का लाइसेंस बन जाए। मामला 2017 का है। शिकायतकर्ता महिला की शादी 2006 में हुई थी। इन दोनों का एक बच्चा भी है। शादी के कुछ सालों बाद इन दोनों के रिश्तों में खटास आई। पत्नी ने यौन उत्पीड़न और मानसिक यातना का मामला मार्च 2017 में बेंगलुरु में दर्ज करवाया, जहां ये रह रहे थे। पुलिस ने अन्य धाराओं के साथ साथ आईपीसी की धारा 376 के तहत चार्जशीट दायर की, जिसमें पति के माता पिता को भी आरोपी बनाया गया, लेकिन निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। लेकिन पति के खिलाफ दूसरी अन्य धाराओं के साथ साथ बलात्कार की धारा आईपीसी 376 के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया, जिसे पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। और अब हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर उसके खिलाफ बलात्कार की धारा आईपीसी 376 के तहत मामला चलाने का आदेश दिया है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। यूक्रेन से आए कर्नाटक के छात्रों के लिए राज्य सरकार स्थानीय मेडिकल कॉलेजों में उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है, ताकि उनकी पढ़ाई बीच में न रुके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के कॉलेजेस ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए हैं और छात्रों को ये रास भी आ रही हैं। यूक्रेन से लौटे 700 छात्र स्थानीय मेडिकल कॉलेजों में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, इसके लिए एक समिति बनाई गई है, जो रास्ता निकालेगी कि किस तरह एमबीबीएस के अलग अलग वर्ष के छात्रों को स्थानीय मेडिकल कॉलेजों का हिस्सा बनाया जा सके। We have 60 colleges in Karnataka. कर्नाटक में 60 मेडिकल कॉलेजेस हैं। हमने फैसला किया है कि इन सभी कॉलेजेस में आप अपनी पढ़ाई जाकर जारी रखें। हालांकि हम उन्हें दाखिला नहीं देंगे या अनऑफिशियली वो पढ़ाई जारी रख सकते हैं। Local colleges. Of course, it is not going to be officially, admitted or anything. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और पिछले 15 दिन से हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। बहुत स्मूथली चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस। जैसे यूक्रेन के कॉलेजों ने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी है। इससे छात्र भी खुश हैं। तो स्मूथली चल रहा है। हर रोज 4 क्लासेस होते हैं हमारे, जो 1.5 घंटे का होता है। और जब तक वॉर सिचुएशन वहाँ पर कंट्रोल में नहीं आएगा, तब तक हम लोग का ऑनलाइन चलेगा। गवर्नमेंट को एक चीज देखना जरूरी है कि क्योंकि जो यूक्रेन बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी पूरी पढ़ाई 30 से 35 लाख में खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ जो पैसा लगता है वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लगता है। तो क्या गवर्नमेंट अगर कुछ सोल्यूशन निकालती भी है तो 30-35 लाख में पढ़ाएगी या 1.5 से 2 करोड़ मांगेगी? क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ से जाते हैं वो सब मिडिल क्लास के होते हैं, उनको इतना फीस देना पॉसिबल नहीं होगा। यूक्रेन के मेडिकल कॉलेजेस ने ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत कर दी है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस प्रैक्टिकल का विकल्प नहीं हो सकते। ऐसे में देखना है कि समिति क्या सुझाव देती है। साथ ही सवाल फीस का भी है, क्योंकि कोई भी कॉलेज मुफ्त में तो छात्रों को पढ़ाएगा नहीं। ऐसे में फीस कौन देगा, छात्र या फिर राज्य सरकार? बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।